बुआ ने रोजी के पापा को शादी के लिए मनाने की भरसक कोशिश की, मगर वे टस से मस नहीं हो रहे थे। क्या रोजी डिसूजा क्रिश्चियन है? लल्ला, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? क्या हमारी जाति में लड़कियों का अकाल पड़ गया है जो हम विजातीय बहू घर लाएं? मैं दिवंगत भैया भाभी को क्या मुंह दिखाऊंगी? मुझ उपेक्षित विधवा को दोनों ने मन से सहारा दिया था। उनकी उम्मीदें पूरी करना मेरा फर्ज है। सारे समाज में हमारी खिल्ली उड़ेगी वह अलग। सुमित्रा ने नाराज होते हुए कहा। उफ बुआ, आप नाहक परेशान हो रही हैं। आजकल अंतरजातीय विवाह को सहर्ष स्वीकार किया जाता है। माँ पापा जिंदा होते तो वे भी इनकार नहीं करते। आप पहले रोजी से मिल तो लें। बहुत सभ्य और संस्कारी लड़की है, आपको जरूर पसंद आएगी। बुआ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जाति धर्म का क्या करना है, जीवन में प्यार विश्वास की अहमियत होती है, मैंने बुआ को समझाते हुए कहा। बुआ ने कहा, मैं कह देती हूँ लल्ला, तुम अपनी पसंद की लड़की ला सकते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा, किंतु विजातीय नहीं चलेगी। बुआ ने भी अपना निर्णय सुना दिया। बुआ अपनी शादी के 10 दिन बाद ही विधवा हो गई थी। फूफा जी का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। बुआ के ससुराल वालों ने उनसे रिश्ता खत्म कर लिया। रोती बिलखती बुआ की चीख पुकार ससुराल के दरवाजे न खुलवा सकी थी। उस दुखदाई घड़ी में मेरे माँ पापा ने उन्हें सहारा देते हुए कहा था, जीजी, हमारे रहते खुद को बेसहारा और अकेला न समझो। और फिर बुआ हमारे साथ ही रहने लगी। मेरे विवाह के संबंध में बुआ का निर्णय मेरे लिए आदेश से कम नहीं था। मैं उसे नकार नहीं सकता था। बुआ ही मेरी सब कुछ थी। मैं 14 साल का था जब मेरे माँ पापा का देहांत हुआ। उस कच्ची उम्र में मेरी बुआ ने मुझे टूटने बिखरने नहीं दिया। वे चट्टान बनकर मेरा संबल बनी रही। पापा की छोटी सी किराने की दुकान थी। उनके देहांत के बाद बुआ और मैंने मिलकर उसे संभाला। बुआ मुझे पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित करती रहीं। परिणाम स्वरूप मैंने बीकॉम तक पढ़ाई कर ली। फिर मुझे प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। मैं और बुआ बेहद खुश हुए। मेरे ऑफिस में मेरी जूनियर रोजी और मैं एक दूसरे से प्यार करने लगे। किंतु बुआ के इनकार के कारण अगले ही दिन मैंने रोजी को बताते हुए कहा, रोजी, बुआ हमारी शादी के लिए तैयार नहीं है। मुझे रत्ती भर भी अंदेशा न था कि बुआ जाति धर्म का सवाल खड़ा कर देंगी, वरना मैं आगे न बढ़ता। मुझे माफ़ कर देना, मैंने नाहक तुम्हारा दिल दुखाया। रोजी ने संयत स्वर में कहा, रजत, हमें बुआ को सोचने हेतु पर्याप्त समय देना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन बुआ जरूर मान जाएंगी हमारे रिश्ते को लेकर। रोजी, बुआ की बातों से तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जाति धर्म की रूढ़िवादिता उनके अंदर जड़ें जमाए हैं, मैंने रोजी को समझाते हुए कहा। मैं तुम्हें अन्यत्र शादी की सलाह देना चाहता हूँ। शादी विवाह सही उम्र में ही अच्छे लगते हैं। मेरे लिए अपना जीवन बर्बाद न करो, मैंने रोजी को समझाया। यह मुझसे नहीं होगा रजत, रोजी ने धीरे से कहा। रोजी, तुम मेरी हम उम्र ही हो ना, यानी तुम भी 32 वर्ष की हो रही हो। अतः रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अन्यत्र विवाह पर विचार करो। रोजी, हम बुआ की सहमति के बिना विवाह कर लेते हैं, मगर मैं बुआ को किसी की भी कीमत पर नाराज नहीं कर सकता, मैंने रोजी को अन्यत्र शादी करने हेतु बात बनाते हुए कहा। नहीं रजत, हम बुआ को नाराज नहीं कर सकते। उन्होंने तुम्हें पाल पोसकर इस योग्य बनाया कि आज तुम गर्व से दुनिया का सामना कर सकते हो। वे चाहती तो पुनर्विवाह कर अपनी गृहस्थी बसा सकती थी, किंतु उन्होंने माँ पापा का बनकर तुम्हें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। रोजी ने मुझसे कहा। इसी समझदारी का तो मैं दीवाना हूँ रोजी, इसलिए तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि अन्यत्र विवाह हेतु सोचना शुरू कर दो। रोजी मुस्कुराते हुए अपनी टेबल पर चली गई। लंच ब्रेक खत्म हो चुका था। 10 दिनों के अंदर ही रोजी का ट्रांसफर कंपनी की दूसरी शाखा में कर दिया गया। मालूम हुआ इस हेतु रोजी ने अनुरोध किया था। मेरे दिल को ठेस लगी, किंतु मैंने महसूस किया कि यह उचित ही है। दूर रहने से अन्यत्र विवाह हेतु मन बना सकेगी रोजी। अब फोन से बातें कर संतोष करना पड़ता। मैं सदैव उसे अन्यत्र विवाह हेतु प्रोत्साहित करता, मगर वह बात हंसी में टाल देती। मैंने एक दिन कहा, रोजी, अपने विवाह में मुझे अवश्य बुलाना, भुलाना देना। उसने खोखली हंसी के साथ कहा, घबराओ नहीं रजत, पहला इनविटेशन तुम्हें ही जाएगा। तुम्हारे बिना मेरी शादी संभव ही नहीं। रोजी के बारे में जान लेने के बाद बुआ मेरी शादी के लिए विशेष सक्रिय हो गई थी। मैंने भी उनकी आज्ञा का पालन करते हुए विज्ञापन दे दिया था। कई जगह रिश्ते की बात चली भी, किंतु कहीं मेरी साधारण कदकाठी शक्ल सूरत तो कहीं मेरी साधारण नौकरी
तो कहीं मेरी सादगी और गंभीरता मेरे रिश्ते के लिए बाधक बन गई। कहीं कहीं तो मेरी वृद्ध बुआ का मेरे साथ रहना और मेरा उन्हें सर्वस्व मान पूजना ही बाधक बन बैठा। एक लड़की का तो कहना था, मुझे तो सारे काम अपनी मनमर्जी से करने की आदत है। तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारी बुआ ही घर की सर्वे सर्वा हैं। मैं नहीं सह सकूंगी। मेरी शादी की बात नहीं बन सकी। मैं करीब 35 साल का हो चला था और बुआ 70 की। हम दोनों की बढ़ती उम्र ने बुआ को मेरी शादी हेतु चिंतित कर रखा था। रविवार का दिन था। मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था, तभी बुआ मेरे पास बैठकर मेरे बाल सहलाते हुए बोली, लल्ला, एक बात कहूँ, इनकार तो नहीं करेगा? मैंने आश्चर्य से कहा, बुआ, कुछ कहने के लिए आपको मुझसे पूछने की आवश्यकता कब से महसूस होने लगी? मैं आपको इतना पराया कब से लगने लगा? क्या बोलूं लल्ला, बात ही कुछ ऐसी है, बुआ ने धीरे से कहा। मैंने आशंका से समाचार पत्र एक तरफ पटकते हुए कहा, बुआ, जो भी मन में है बोल दो। आपका कथन मेरे लिए आदेश से कम नहीं है। इनकार करने का तो सवाल ही नहीं उठता। लल्ला, तुम रोजी से शादी कर लो। तुम जैसे हो, जैसी तुम्हारी नौकरी और आमदनी है, और तुम्हारी वृद्ध बुआ, सभी उसे यथा स्थिति स्वीकार्य था ना। वह तो तुमसे अपनी इच्छा से शादी करना चाहती थी। मैं कम अक्ल अपनी रूढ़िवादी सोच लेकर तुम दोनों के बीच आ खड़ी हुई। बुआ ने अपनी बात रखी। वह आज भी अविवाहित बैठी है लल्ला। मेरा दिल कहता है कि वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम मुझसे शादी कर लो। भावावेश में बुआ की आंखें सजल हो उठी थीं। मैंने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, बुआ, स्वयं को दोषी नहीं समझो, सब विधि का विधान समझो। आपके इनकार के बाद हम व्यक्तिगत रूप से कभी मिले ही नहीं। हाँ, ऑफिशियल मीटिंग में कभी कभी भेंट हुई है। हमने अपनी शादी के संबंध में तो कभी चर्चा ही नहीं की। इस दौरान मैं ज़रूर उसे फ़ोन करता हूँ और हमेशा उसे अन्यत्र विवाह हेतु प्रोत्साहित करता हूँ। फिर अचानक स्वयं के साथ शादी। इसके अलावा बुआ, मैंने महसूस किया है कि रोजी मुझसे बात करने से कतराती भी है। अचानक ही सही लल्ला, तो मुझे उसके घर ले चलो। मैं स्वयं उससे मांग लूंगी। लल्ला, इनकार न करो, बुआ ने मनुहार करते हुए कहा। तो मैं टाल न सका। पहुंच गया बुआ को लेकर रोजी के घर। रोजी के घर में पहली बार आया था। हाँ, उसे कॉलोनी के मोड़ पर 2-4 बार ड्रॉप जरूर किया था। मुझे अचानक बुआ के साथ देखकर रोजी का आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक था। उसने अव्यवस्थित कुर्सी को व्यवस्थित कर बैठने का आग्रह करते हुए बुआ के चरण स्पर्श किए। रोजी का घर बेहतर साधारण था। एक पुरानी सी चौकी पर उसके वृद्ध कमजोर पापा ताश के पत्ते खेल रहे थे। उनको भाव भंगिमाएं साफ प्रकट हो रही थी कि उन्हें हमारी आना पसंद नहीं है। एक कोने में खिड़की की तरफ बेहद वृद्ध दादी एक थाली में चावल लिए उन्हें चुनने की कोशिश में लगी थी। उन्हीं के पास रोजी की दीदी बच्चों जैसी हरकतें कर रही थी। वह मुंह में अंगूठा डाल चूसते हुए हंसते हुए बोल रही थी, आप कौन हैं? आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं रोजी के घर में उनके वातावरण से हैरान था। अब मैं समझ सकता था कि रोजी हमेशा क्यों कहती थी कि शादी फाइनल करने के पहले मैं अपने परिवार के संबंध में तुमसे विस्तार से बात करना चाहती हूँ। क्या बोलूँ, क्या ना बोलूँ, समझ न आया तो शांत रहना ही उचित समझा। बुआ हमारी शादी के लिए जैसे सोच कर आई थी, अतः रोजी के पापा की बेरुखी के बावजूद मुस्कुराते हुए बोली, नमस्ते भाई साहब, मैं रजत से रोजी के विवाह हेतु प्रस्ताव लेकर आई हूँ। दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, अतः दोनों का विवाह कर देना उचित होगा। रोजी के विवाह के संबंध में सिर्फ और सिर्फ मैं निर्णय लूँगा। उन्होंने बेहद सख्त लहजे में कहा। हाँ हाँ, यह उचित भी है। आप उसके पापा हैं, आप ही निर्णय करेंगे। मैं इस संबंध में आपकी मंशा जानने आई हूँ। बुआ ने सहजता से कहा। मुझे रोजी की शादी करनी ही नहीं है, उन्होंने पूर्ववत सख्त लहजे में कहा। रोजी के पापा की बात पर मैं और बुआ आश्चर्यचकित थे। बुआ ने स्वयं को सिर ही सैयद कर हंसते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? लड़की को कोई घर थोड़े ही बैठाता है, वह तो दूसरे की अमानत होती है। उन्होंने बीच में ही बुआ की बात काटते हुए अत्यधिक तिरस्कार से कहा, मुझे रोजी की शादी नहीं करनी है। आपने सुना नहीं? मैंने बुआ को शांत रहने और लौट चलने का इशारा किया। रोजी भी नज़रों से यही प्रार्थना करती प्रतीत हुई। अगले दिन मैं बुझे मन से घर लौटा तो बुआ ने चिंतित स्वर में पूछा, क्या बात है लल्ला, तबीयत तो ठीक है? एकदम लुटे पिटे से लग रहे हो। मैंने कहा, बुआ, ऐसा ही समझ लो। दरअसल मैं ऑफिस से लौटते हुए रोजी से मिलकर आया। हमारे विवाह हेतु उसके पापा के विचार जानकर मैं हैरान था। यह भी मालूम हुआ कि मेरे और रोजी के संबंध के बारे में जान लेने के बाद उन्होंने डांट फटकार कर उसे ट्रांसफ़र हेतु मजबूर कर दिया था। सारी बात सुनकर बुआ भी हैरान हो गई। शीघ्र ही
अति उत्साह से बोली, लल्ला जल्दी चाय खत्म कर, मुझे रोजी के घर फिर से ले चलो। क्या बुआ, आपका बेइज्जत होना आपको बुरा नहीं लगा? मैंने इनकार करते हुए बुआ को समझाया। बुआ ने कहा, इनकार न करो लल्ला, मेरे पास रोजी के पापा के भय का निवारण है। बुआ ने अधीरता से कहा। हमें स्वयं के घर पर देखकर रोजी के पापा ने आग्नेय नेत्रों से देखते हुए तिरस्कृत शब्दों में कहा, आप दोनों फिर आधमके? क्या मेरी बात? बुआ ने हाथ जोड़कर अनुरोध करते हुए कहा, भाई साहब, आपसे प्रार्थना करती हूँ, आप नाराज न हो। आप मेरी पूरी बात सुनकर निर्णय करें। आपका निर्णय हम शिरोधार्य होगा। भाई साहब, आप अपने दिल से यह भय निकाल दीजिए कि विवाह उपरांत रोजी पर आपका अधिकार नहीं रहेगा, वरन रोजी के साथ साथ रजत पर भी आपका पूरा अधिकार रहेगा। दोनों मिलकर आपके परिवार की सारी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। देखिए भाई साहब, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, विधि के विधान को भी दोनों का मेल स्वीकार्य है। मैं तो अपनी संकीर्ण रूढ़िवादी सोच के कारण रोजी जैसी सभ्य सुसंस्कृत लड़की को ठुकराकर स्वजाति विवाह हेतु प्रयास में लगी रही, किंतु मेरे लल्ला का रिश्ता कहीं भी नहीं हो सका। मेरी रूढ़िवादी सोच ने खुद ही दम तोड़ दिया। आज बुआ सब कुछ खुलकर बोल देना चाहती थी। उन्होंने आगे कहा, भाई साहब, मैं अपनी संकीर्ण सोच त्याग कर आगे बढ़ना चाहती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अपने शक और अपने भय को त्याग कर प्यार करने वालों का संगम करवा दोनों को आशीर्वाद दीजिए। दो प्यार करने वालों की राह में बाधा डालना उचित नहीं है। वे बोली, देखिए भाई साहब, समस्या से डरने या भागने से उसका समाधान असंभव है, किंतु अगर हम साहस के साथ सकारात्मक पहल करें तब अवश्य समस्या का समाधान निकाल लेंगे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बुआ अतीत में जाते हुए बोली, मैं उपेक्षित विधवा थी जिन्होंने मुझे सहारा दिया। कुछ समय बाद वे किशोर रजत को मेरे हवाले कर इस दुनिया से चल बसे। हम दोनों उदास और दुखी थे, मगर फिर साहस और सकारात्मक सोच के साथ जीवन पथ पर आगे बढ़े। परिणाम आपके सामने है। रोजी के पापा शांत भाव से बुआ की बातें सुन रहे थे। बुआ ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि रोजी और रजत मिलकर एक और एक दो नहीं 11 बनकर घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। रोजी के पापा की आंखों से झरझर आंसू बह चले। जैसे भय और शक की जमी बर्फ बुआ के आश्वासन की उष्मा पाकर पिघलकर आंसू बन आंखों से बह चली। वे आंसू पोंछते हुए बोले, सिस्टर, जीवन में बहुत छल कपट देखा है मैंने। मैं बैंक कर्मी था, ईमानदार, सख्त मिजाज, रूखे स्वभाव का, बस सहकर्मियों की आंखों की किरकिरी बना रहता था। एक फ्रॉड में जबरदस्ती फंसा दिया गया मुझे। नौकरी चली गई। मेरी पत्नी मैं साहसी महिला थी, उसने मुझे टूटने नहीं दिया। उसने स्कूल नौकरी कर घर संभाला, किंतु नियति के क्रूर प्रहार से रोड एक्सीडेंट में वो मारी गई और मैं टूट गया। रोजी अपनी माँ जैसी साहसी है, पढ़ लिख कर नौकरी कर घर संभाल रही है। इसी की आमदनी से घर का खर्च चल रहा है, इसलिए मैं इसकी शादी के विरोध में था। लेकिन आपकी बात आज सुनकर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं इस बच्ची के साथ अन्याय कर रहा हूँ। मुझे आपका रिश्ता मंजूर है और जल्द ही मेरा और रोजी का शादी हो गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।